हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी आपको क्या रीड करना है, कितना रीड करना है और कैसे रीड करना है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर द वे आई एम टेलिंग यू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू योर क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर में जैसा कि मैं आपको ये सारी एक्टिविटीज़ का अलग से वीडियो बना चुकी, 11 की 11 एक्टिविटीज़ का वीडियो आपके जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, रानी डिश चैनल पे, जहाँ पर आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। इन एक्टिविटीज़ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखने हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल नॉट डिस्कस द एक्टिविटीज़, आई विल डिस्कस द थ्योरी पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ रासायनिक समीकरण। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, मैंने आपको नोट्स में समझा दिया था। रासायनिक समीकरण में एक आपको आम सी बात बताते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं बच्चों, उसे हम लिखते कैसे हैं। जैसे मैग्नीशियम को इसके सिंबल Mg से लिखा जाएगा और ऑक्सीजन को इसके सिंबल O2 से लिखा जाएगा। प्लस का मतलब होता है इन दोनों का मिलना, सहयोग, योग। और फिर इस तरीके से एरो दिया जाता है। इससे पता चलता है कि जो इक्वेशन है, जो आपका समीकरण है, जो आपकी रासायनिक क्रिया है, वह लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है। और फिर यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके समझा चुकी हूँ। ट्रिक्स वाला जो वीडियो है उसे देखिएगा आप, क्लास 10 का टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी है पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, इसमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसे हम अभिकारक कहते हैं और इन सब चीज़ों को हम उत्पाद कहते हैं। और ये जो इक्वेशन होती है, जो समीकरण होता है, ये हमेशा संतुलित होता है। संतुलित इसलिए होता है क्योंकि ये जो रासायनिक क्रिया का, जो रसायन विज्ञान का एक नियम होता है, वह ये फॉलो करता है, नहीं तो ये वह नियम फॉलो नहीं कर पाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में जब आएंगे तो रासायनिक समीकरण लिखना क्या होता है, वही मैंने आपको समझाया था। मैं सिंबल्स इनके डाल देने हैं जिससे आपको पता चलेगा ये रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब बात करते हैं संतुलित की। संतुलित करने के लिए मैंने आपको कई सारे जो है उदाहरण दिए थे, समझाए थे अपने नोट्स में। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आपके पास बच्चे संतुलन से दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा और आपको उसे बैलेंस करना होगा। एक इस तरीके से आपको सिंबल्स में लिखा जाएगा जिसे आपको बैलेंस करना है। तो देखिए यहीं से समझते हैं। जिंक को Zn लिखा हुआ है, सल्फ्यूर जिंक को इन्होंने Zn से दिखाया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से दिखाया हुआ है, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से दिखाया है और हाइड्रोजन को H2 से दिखाया है। आपको यहीं से सारी चीज़ें याद करनी स्टार्ट हो जानी कि जिंक को Zn बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सूत्रक बनाने की वाली बात मैंने आपको समझाई थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे जिंक सल्फेट, यहाँ पे लिखा हुआ जिंक सल्फेट। तो देखिए जिंक सल्फेट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट लिखा है तो जिंक का आप सिंबल समझ गए, जिंक है। सल्फेट को हम SO4 करके लिखते हैं। अब आपको पता था कि इनकी जो वैलेंसीज होती हैं, जो इनकी चार्ज होते हैं, जिंक का क्या होता है बच्चे, जिंक का +2 होता है और सल्फेट का क्या होता है, इसका भी माइनस, इसका -2 होता है, इसका +2 होता है। ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला जिंक सल्फेट बन जाएगा। समझिए बच्चों, इस तरीके से हम सूत्रक बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से हमने एक नया एग्जाम्पल लिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे आयरन लिया, वाटर लिया, Fe3। अब जब आप इसको संतुलित करने के लिए करेंगे बच्चों, तो आपको इसके लिए टेबल बनानी होगी। टेबल में आपको उत्पाद अभिकारक एक तरफ दिखाने होंगे। यहाँ पे आपको अभिकारक लेने हैं, यहाँ पे आपको उत्पाद लेने हैं और यहाँ पे आपको उन्हें बैलेंस करना है। ये जो है यहाँ पे आप जो है एटम्स लिखेंगे। एटम्स मतलब परमाणु लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आयरन का है, वाटर का है, H है, उसमें O है। ये सब आपको यहाँ पे देखिए इस टेबल की तरह दिखा दिया है। ये तत्व लिख दिए हैं आपके FeHO, क्या क्या थे उसमें और ये कितने नंबर के हैं। LHS मतलब ये अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है। आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। और उत्पादों की संख्या कितनी है, उत्पाद में 3 है, 2 हैं और 4 हैं। इसे आप जो है यहाँ से मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से अभी आपको समझाती हूँ, आसानी से समझ आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे जो है अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक ये होते हैं, एरो के पीछे वाली चीज़ को अभिकारक कहते हैं। आयरन देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो आयरन देखिए यहाँ पे एक ही है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन के बेस पे देखिए पैरों तले 2 लगा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पे पैरों तले 1 लगा हुआ है, यानी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1 यहाँ पे है। उत्पाद में देखिए आयरन के नीचे देखिए बच्चों 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिया है।
और ये देखिए हाइड्रोजन के नीचे देखिए बेस पे 2 लिखा हुआ, 2 लिख दिया है। ऑक्सीजन के बेस पे देखिए बच्चे 4 लिखा हुआ तो 4 लिख दिया है। इस तरीके से सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, टेबल ज़रूर बनाने हैं, इसके मार्क्स होते हैं। अब आपको इन्हें जो है बैलेंस करना स्टार्ट कर देना है। देखना है जैसे अभिकारक में यहाँ पे देखिए प्रारंभ में एक ही जो है ऑक्सीजन थी, यहाँ पे आपकी 4 हो गई हैं। तो यहाँ पे जो जब 4 हो गई हैं इस पैराग्राफ इस टेबल में आपके पास ऑक्सीजन 4 हो गई हैं। देखिए ऑक्सीजन के बेस तले 4 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन है उस पर हम 4 का गुणा कर देंगे ताकि दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन 4-4 हो जाए। इस तरीके से इन्होंने इसको बैलेंस किया हुआ है। फिर इन्होंने जो है हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन को बैलेंस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन उत्पाद में जो है हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की ये जो 4 लिखा हुआ है ना बच्चे, 4 और ये 2 दोनों को गुणा करोगे तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2 को अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी 8 हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों हमें हर एक अलग अलग करके बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए आपको लोहे को बैलेंस करना दिखाया गया। लोहा 1 है अभिकारक में, यहाँ पे लोहा 3 थे, तो 1 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। अब जिसको जहाँ गुणा किया आपको वो नंबर वहाँ पे रख देने हैं। जैसे लोहे को आपने 3 से गुणा किया था, 3 रख दिया है। यहाँ पे आपने 4 से गुणा किया था। ये इस तरीके से आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। आई होप आप लोगों को संतुलित करना आ गया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। मैंने इनके सॉल्यूशंस भेज चुकी हूँ, अब आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए मैंने कहा था 2 तरीके के सवाल बनते हैं आपके पास में, एक तो आपको इस तरीके से थ्योरी में लिख दिया जाता है और एक आप में सिंबल में दिया जाता है। दोनों में आपको बैलेंस ही करना होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, ये बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाती हूँ, नोट्स भी दे चुकी हूँ। यहाँ पे लिखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है, संयोजन का मतलब मिलना, ठीक है। एक्टिविटी क्या है समझा चुकी हूँ आप लोगों को। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने का और पानी का जब बेटा संयोजन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं बच्चे बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं बच्चों इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, यानी स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं इसे, ठीक है बच्चों। इसमें ढेर सारी ऊष्मा निकलती है ऐसी, और आपको जो है ये संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ इसका एक और नाम भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकली है। इसका नाम आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ये है आपकी ऊष्माक्षेपी। ऐसी क्रियाएं जिनमें ढेर सारी ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये संयोजन भी इसका नाम है, ऊष्माक्षेपी भी रासायनिक अभिक्रिया उसका नाम है, ठीक है। पहचानने का तरीका क्या है बच्चों, जहाँ पे भी आपको ऊष्मा लिखा होगा, ऊर्जा लिखा होगा, वह क्या होगी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखिए ऊष्मा लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है। ये एग्जाम्पल्स है बेटा ढेर सारे, आपको कोई भी 2 याद कर लेना है। कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही, तो ये भी संयोजन रिएक्शन है, लेकिन ये ऊष्माक्षेपी नहीं है क्योंकि इसमें कहीं पे भी ऊष्मा नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलने के बाद संयोजन होने के बाद वाटर बनना, तो ये भी संयोजन का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए ये CH4 को बच्चे मीथेन बोलते हैं, आपको चैप्टर 5 में समझाएंगे इसे मीथेन क्यों बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन के मिलने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फिर से इसमें ऊष्मा आ रही है, फिर से ऊष्मा आ गई, तो ये भी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसी अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज है बच्चे C6H12O6, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसने हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ और वाटर दिया हुआ और ऊर्जा दी है, ठीक है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो गई, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपकी श्वसन क्रिया है, ये जो है आपकी श्वसन क्रिया है। देखिए हम इंसान सांस लेने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर फेंकते हैं ना, इसलिए श्वसन क्रिया में आती है, इसे श्वसन रासायनिक क्रिया भी कहते हैं। अगर मैं इसको पलट दूँ तो इसमें जो है ऊर्जा लगेगी, यानी ऊर्जा का इसमें इस्तेमाल होगा, इसलिए इसे एंडोक्षेपी रिएक्शन भी कहा जाता है। मतलब इसको पलटने के बाद क्या पलटने हैं वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। वियोजन अभिक्रिया पे आते हैं। वियोजन के 2 नाम, वियोजन या अपघटन, कुछ भी किसे कह सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों याद रखने हैं क्योंकि किसी से भी सवाल आएगा। ये एक्सपेरिमेंट करवा चुके एक्टिविटी में, जरूर देखिएगा इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं। वियोजन में क्या होता है, वियोजन में बच्चों एक ही अभिकारक होता है जो एक से अधिक उत्पादों में टूटता है। देखिए वियोजन 3 तरीके से होता है, एक तो ऊष्मा से होता है, एक सूरज की रोशनी से होता है और एक इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तीनों तरीके के प्रकार पड़ेंगे वियोजन के। तो देखिए जो ऊष्मा से हो रहा है, ऊष्मा से इसमें आयरन सल्फेट में FeSO4 में जो है ऊष्मा जब डलेगी इसमें, जब हम इसे एनर्जी देंगे बच्चों, तो ये Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाएगी। 2 गैसेस यहाँ पे निकलेंगी और SO2 जो गैस होती है बच्चों उसकी इसमें जो है बहुत ही बेकार होती है, पंजेंट होती है, सड़ी हुई मछलियों की तरह इसकी बदबू आती है, गंदी बदबू आती है। ये होती है बच्चे आपकी वियोजन अभिक्रिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये एक और उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का, ये भी ऊष्मा के साथ है, कि जो है चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको याद रखना चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, CaCO3 को।
बुझा हुआ चूना, यहाँ पे फिर से आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देखिए एक ही आपका अभिकारक है, 2 उत्पादों में टूटा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये क्रियाकलाप मैं आपको करा चुकी हूँ। ये क्रियाकलाप कराने के बाद यहाँ आते हैं। ये बच्चों लेड नाइट्रेट है। जैसे ही आप इसे ताप यानी हीट देंगे, लेड नाइट्रेट है, ताप इसे हीट देंगे तो ये लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इस एक्टिविटी पे आधारित है। ये मैं करवा चुकी हूँ। इसमें देखिए ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं, ये NO2 गैस के ही निकल रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए जिसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स यानी धुआं निकलता है। तो आपको बताना वो धुआं NO2 का है और वो जो समीकरण है वो ये है, आपको याद करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्रियाकलाप भी 1.7 आपको करा चुकी हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी से है, ठीक है। इसका समीकरण होता है H2 + O2 इज गिविंग यू वाटर H2O। यहाँ पे आपको लिख देना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि बिजली से हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे सीख लेना है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ। सो लेट्स मूव अहेड। ये देखिए ये अपघटन और या वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है जिसमें हम सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसमें ये सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड है जिसको हमने धूप में रख दिया है। सिल्वर क्लोराइड है जिससे देखिए हमने धूप में रख दिया है। धूप में रखने से पहले बेटा ये सफ़ेद रंग का था, सफ़ेद रंग का था। धूप में रखने के बाद ये देखिए इस तरीके के सिल्वर रंग का बदल जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ सिल्वर बचा है, क्लोरीन गैस बन के उड़ चुका है। और इस रंग को जो है हम धूसर बोलते हैं। ये जो आपका सीमेंट कलर का रंग है ना बच्चे, इसे हम धूसर कहते हैं, ठीक है। और ये है सिल्वर ब्रोमाइड जिसे हम फिर से सूर्य के प्रकाश में रखते हैं और सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूटेगा। और ये जो रिएक्शन है, जो आपकी जो समीकरण है बच्चों, इसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा वह अभिक्रिया लिखिए जिसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है ये वाली एक्टिविटी जो है ये करा चुकी हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे अब। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन जैसे आप ये क्वेश्चंस भी ले सकते हैं जो एक्स करके क्वेश्चन से बहुत आते हैं। कह रहा कोई पदार्थ एक्स है जिसका बिलियन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो देखिए जो एक्स है उसको हम सफ़ेदी करने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है। ये है, ये वो चूना है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं सफ़ेदी करने में। ये इसका फॉर्मूला है चूने का। ऊपर पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 में लिखिए एक्स पदार्थ में जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। जब इसे आप पानी में डाल देंगे बच्चे, H2O में डाल देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पढ़ोगे थोड़ी तभी समझ आएंगे। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में इसे मैं आप समझा चुकी हूँ। एक्टिविटी को जरूर देखना है आपको। मैं इसको जल्दी कवर करने के लिए ऐसे कर रही हूँ। एक्टिविटी एक तरफ कर दिया मैंने, थोड़ी एक अलग से वीडियो बनाई है, सब कवर करना है आपको। देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। देखिए बच्चों ये जो है आपके सामने ये आयरन लिखा हुआ है, ये कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए क्या बदलाव आ गया। CuSO4 की जगह FeSO4 हो गया, यानी कॉपर हट करके वहाँ आयरन आ गया और कॉपर यहाँ पे आ गया। आपको देखा आपने, ठीक है। जैसे ही हम आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देते हैं तो ये देखिए इस तरीके से इसका रंग जो है डार्क ब्लू से देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया है। ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि आयरन ने कॉपर को उसके विलयन में से हटा दिया है, ठीक है बच्चों। ये इसके विलयन में से हटा दिया। देखिए यहाँ पे एक ही आयरन ने इसको हटाया, इसलिए ये जो है एक विस्थापन की है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और भी उदाहरण दिए हैं, जैसे देखिए जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ दिया, आयरन का कॉपर क्लोराइड के साथ दिया है। ये इस तरीके से जो है सब आपकी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आते हैं द्विविस्थापन क्रिया में, जिसमें क्या होंगे, 2 आयन एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। इसके लिए बच्चों हमने लिया है बैरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2, और इसमें हमने लिया है सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है Ne2SO4। ये दोनों लिए हैं, दोनों में कोई रंग नहीं होता, दोनों को आपस में मिला देंगे तो सफ़ेद कलर का जो है बच्चों आपका क्या बनेगा, आपका सफ़ेद रंग का जो है ये बनेगा बैरियम सल्फेट, ठीक है। सफ़ेद रंग का बैरियम सल्फेट बन जाएगा। इसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं क्योंकि सोडियम ने यहाँ पे आ गया है और बैरियम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इस तरीके से बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन चुका है। द्विविस्थापन क्रिया इसमें 2 तरीके से जो है आपकी विस्थापन हुआ है। अब आता है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन ये एक्टिविटी फिर से करा चुकी हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे
बढ़ने के बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ हम तापन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। देखिए कॉपर ने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन को अटेन कर लिया, ऑक्सीजन को पकड़ लिया, इसलिए इसका क्या हुआ बच्चों, उपचयन हुआ है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन डालेंगे और तापन करेंगे तो इसमें से कॉपर में से ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो देखिए कॉपर यहाँ अकेला हो चुका है, इसका कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है तो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, इसे बड़े ध्यान से देखना है। जो भी आपका जो है तत्व जो है ऑक्सीजन को पकड़ेगा उसका उपचयन हुआ, और जो छोड़ेगा उसका अपचयन हुआ है, और जो पकड़ेगा उसका उपचयन हुआ है। दोनों बहुत ही आसान है। अब देखिए ये जो उदाहरण देखिए, इसमें जो है दोनों में उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन पकड़ा इसलिए उसका उपचयन, कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया इसलिए उसका अपचयन। और ये दोनों जब अभिक्रियाएं किसी में हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए आप जो है ये वाला उदाहरण दे सकते हैं, आप ये वाला भी उदाहरण दे सकते हैं, ये वाला कोई भी आपको ये याद कर लेना है, और इसी पे आधारित जो है आपको कई सारे सवाल भी देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं संक्षारण की। जो है संक्षारण जो है ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ये हमारी लाइफ में कैसे उपयोगी है, देखते हैं संक्षारण क्या होता है। आपने जैसे देखा होगा कि नई वस्तुएं जो भी होती हैं लोहे की, वो चमकीली होती हैं, भूरे रंग की उस पर, और कुछ वक्त के बाद जो है उस पर लालिमा युक्त यानी लाल रंग की जो है परत जम जाती है लोहे पे, मतलब जंग सा कुछ हो जाता है। तो क्योंकि उसकी ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वह जो आपका धातु थी वो अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो वो संक्षारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, ये भी जो है आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, वसायुक्त जो तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं उसको कैसे जो है धूप में या अधिक तापमान पर रखने में वो खराब हो जाते हैं। ये जो हो जाते हैं इस विधि को हम विकृत गंधी हो जाते हैं, उसको स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है, वो खराब हो जाते हैं। इसी विधि को हम जो विकृत गंधिता कहते हैं। इसे कैसे बचाएंगे, देखिए इसे हम बचा सकते हैं नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके। जैसे आपकी जो चिप्स के पैकेट होते हैं फूले हुए होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि उसमें जो चिप्स हैं आपकी वो ख़राब ना हो। और हम खाने को कैसे बचा सकते हैं, उसे जो है एल्यूमिनियम के बर्तन पे रख करके, जिससे वह जल्दी से ख़राब नहीं होता है और उसका स्वाद जो है बरकरार रहता है। फ्रिज का भी हम उपयोग करते हैं। ये सब जो है विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। इसके बाद जो है बच्चों ये प्रश्न आप देख लेंगे। देखिए वही आपका उपचयन अपचयन पूछा है आपसे। सोडियम ने देखिए ऑक्सीजन को ले लिया है तो इसका उपचयन हुआ है। कॉपर ने देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ दिया इसलिए इसका अपचयन हुआ है, और हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। ऐसे आपको पहचानना है। इसके बाद जो है आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करिएगा कि मैंने आपको इसलिए करवाया है ताकि जो है देखिए ऐसे जो आपको ये समीकरण दे दिया है, इसमें आपसे पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें आयरन को एल्यूमिनियम ने हटा दिया है तो ये क्या है, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से आपको एमसीक्यू पहचानने हैं और ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, ऐसे ही सवाल इस पर आएंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपके जो भी डाउट्स हैं, और टेस्ट जरूर कीजिएगा जो मैं भेजने वाली हूँ। टिल देन टेक केयर एंड डू योर क्वेश्चंस। गुड बाय।